आपने सुना होगा क्लॉज, आपने सुना होगा फ्रेजेस, आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब, आपने नॉन फाइनाइट वर्ब भी सुना होगा। बिना इन टर्म्स को समझे आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके सेंटेंस के, जिनको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंस, इनमें भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब का रोल होता है, इनका सीक्वेंस होता है। हम इसमें सारी बातें करने जा रहे हैं, आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बताते हुए कि क्या है क्लॉज, क्या है फ्रेज, क्या है फाइनाइट, क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब, और आपको समझाते हैं कैसे हम सिंथेसिस को समझेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को आपस में कैसे इंटरचेंज करेंगे, और ये भी बताएंगे कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑपरेटिव सेंटेंस को आपस में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर होती है माय डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे बच्चों, सीखने वालों, कि जब कोई टीचर कुछ आपको पढ़ाता है तो कुछ टर्म आते हैं उसके बोलते समय ग्रामर को लेकर के, कुछ वर्ड आते हैं, जब उनका मीनिंग ही आप नहीं समझोगे तो वो टॉपिक कहाँ से समझ में आएगा। टाइप ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, प्रकार, इतना तो समझ गए। अब हम पढ़ाएंगे आपको तो क्लॉज बताएंगे, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फ्रेज, ये सब बोलेंगे, आपको पता ही नहीं है। इसके लिए हमने आपसे पहले से ही वीडियो बता रखा है कि बनाए रखे हैं हमने वीडियो, जो ये बना हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, अच्छे से देखिए, चैनल पे बहुत कुछ मिल जाएगा, देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें, आपको अच्छा लगे तो। चलिए पहले इनको हम समझते हैं, फिर हम आपको बताते हैं सेंटेंस टाइप। पहली बात तो सब्जेक्ट समझ लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है। तो माय डियर लर्नर, सब्जेक्ट जो है उसको हम डूअर भी कहते हैं, DOER। डूअर का मतलब होता है कर्ता, अर्थात कार्य को करने वाला। डू मतलब करना, ER वाला वाले हो जाता तो डूअर हो गया कार्य को करने वाला। जैसे आई एम टीचिंग तो डूअर आई हो गया, मतलब मैं। ठीक है, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग, तो यू कौन है, सीखने काम कौन कर रहा है, आप लोग, तो यू क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसका उल्टा होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई चीज। जब कोई डूअर होता है, कोई सब्जेक्ट, वो किस चीज पर कार्य कर रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो यू आप लोग हैं, वो ऑब्जेक्ट जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो आप सीख रहे हो, तो डूअर हो जाएगा यू, मतलब आप लोग, और क्या सीख रहे हो वो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर क्या का प्रश्न आप करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब सब पर आपके लिए वीडियो है, एक प्लेलिस्ट डाल रखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज देख लीजिएगा, बेसिक ग्रामर नाम से तो सब है। क्या का जब प्रश्न करोगे तो आपके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहते हैं वस्तु। ठीक है, वस्तु कह लीजिए चाहे थिंग कह लीजिए, THING, थिंग। फिर आती है बात हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो होती है माय डियर लर्नर्स, वो बनती है बी, डू और हैव से। और आपकी जो मॉडल वर्ब है, जैसे विल है और शैल है, शुड, वुड, कैन, कुड, ये सब मॉडल वर्ब है। आपकी मॉडल वर्ब पर भी वीडियो बना रखा है। तो बी से बनता है इज, आर, एम, ध्यान दीजिए, बी से बनता है इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस में। बी से वॉज वर्ब भी बनता है, वो पास्ट टेंस में चला जाता है, तो हो गई 5। डू से बनता है डू, डज प्रेजेंट टेंस में। डिड भी बनता है, वो हो जाता है पास्ट में, तो हो गई 7। इज, आर, एम, वाज वर्ब, इसकी हो गई 5। डू, डज, डिड, 3 इसकी हो गई 8। ऐसे हैव है मूल वर्ब, आपकी बेसिक वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हैव की भी 3 फॉर्म होती है, हैज, हैव, प्रेजेंट में हो गई, हैड हो गई आपकी पास्ट टेंस में 3, तो हो गई टोटल 11। 5 इज, आर, एम, वाज वर्ब, डू, डज, डिड 3 हो गई, 5 3 8, और हैज, हैव, हैड 3 हो गई 11। ठीक है, विल और शैल फ्यूचर में आती है, मॉडल वर्ब में है, तो ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब का रोल है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बनाना। ठीक है, और सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना, अभी हम आगे सब बताएंगे आपको। फिर बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब, अर्थात एक्शन वर्ब। इनकी होती है फॉर्म, जिन वर्ब की फॉर्म होती हैं, जैसे कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी जो लगती है वो बच्चों, माय डियर लर्नर्स, फर्स्ट फॉर्म में लगती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, तो आईएनजी फॉर्म बोली जाती है। तो जो मेन वर्ब से गो है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग हो गया, या दूसरी वर्ब समझ लेते हैं, कम, केम, कम, कमिंग हो गया, या और भी वर्ब है, सी, सॉ, सीन, सीइंग, ऐसे हो गई। इसके बाद नंबर आता है क्लॉज का। अब हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बातों से आप समझोगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बिना इनको जाने आप नहीं सीख पाओगे। ये जो 4 चीजें ऊपर लिखी हैं, 4 चीजें आपकी,
ये आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव वगैरह उसको समझने में काम आती है। और ये जो 4 चीजें हैं ये आपको जो सिंथेसिस कहलाती है, सिंथेसिस मतलब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को आपस में चेंज करना, जोड़ना, बदलना, ठीक है, उनको तोड़ना, ब्रेक करना, अलग वही सिंथेसिस कहलाती है। उसमें इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहले क्लॉज समझते हैं, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज की बात पहले हम कर लें तो इसमें तो एक सब्जेक्ट होगा, पहली बात क्लॉज में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, प्लस उस सब्जेक्ट की एक वर्ब भी होगी, ठीक है, वर्ब जरूर होगी जिससे टेंस का पता चलेगा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है। इसके बाद में रेस्ट पार्ट भी हो सकता है, आरपी मतलब रेस्ट पार्ट। तो ये जो इतना हिस्सा है आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस है, हम खुद कहते हैं सेंटेंस। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ये तब बनेगा जब ये पूरा हिस्सा बन जाए आपका पार्ट, इसका आप होल सेंटेंस, SENTENCE। मतलब ये हुआ कि क्लॉज किसे कहते हैं? जब कोई शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो, उसकी एक वर्ब हो और रेस्ट पार्ट भी उसमें हो सकता है, वर्ब के साथ हो सकता है, ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और उसकी वर्ब है और वो जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, वो पूरा समूह, वो पार्ट होता है, हिस्सा ऑफ होल सेंटेंस। पूरा एक सेंटेंस होगा उसका एक हिस्सा होगा। इतना समझ लीजिए, बाकी भी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे सब समझ जाएंगे। फिर बात आती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आपकी होती है माय डियर लर्नर्स मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो होती है इससे टेंस का नाम पता चलता है, टेंस नेम, ओके। दूसरी पहचान ये है इसके साथ प्लस सब्जेक्ट। तो फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो एक प्रकार से मेन वर्ब ही होती है, लिखा हुआ है एक्शन वर्ब, लेकिन उस मेन वर्ब के साथ में आपको सब्जेक्ट जरूर मिलेगा और वही वर्ब आपको बताएगी टेंस कौन सा है। जैसे इंडिफिनिट है प्रेजेंट का, पास्ट का कंटिन्यूस है, फ्यूचर का परफेक्ट है, क्या है ये? वो वर्ब और सब्जेक्ट मिलकर के बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है जिस वर्ब से टेंस का नाम पता चलेगा, ठीक है। फिर नॉन फाइनाइट आती है। नॉन फाइनाइट भी आपकी माय डियर लर्नर्स मेन वर्ब होती है, लेकिन इसकी पहचान ये है इसके साथ में प्लस जो सब्जेक्ट होगा वो नहीं दिया होगा, ठीक है। इससे जो आपका टेंस का नाम है, टेंस नेम, वो पता नहीं चलेगा। दिया होगा नॉन फाइनाइट थर्ड फॉर्म भी होगी, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी हो सकती है, तो उससे ये नहीं पता चलेगा टेंस है कौन सा। वर्ब वो भी है, वर्ब फाइनाइट वर्ब भी है। फाइनाइट वर्ब से टेंस का नाम पता चल जाता है, तो उसके साथ सब्जेक्ट होगी तो फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट वही वर्ब होगी लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा, टेंस का नाम नहीं पता चल रहा होगा, तो वो मेन वर्ब भी है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज नॉर्मली एक आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बस और कुछ नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड तो आपका ये भी है क्लॉज। क्लॉज भी आपका माय डियर लर्नर्स, मेरे बच्चों, ये भी आपका ग्रुप ही है। किसका ग्रुप है? शब्दों का, वर्ड का ग्रुप है, ओके। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, तो अंतर क्या दोनों में? अंतर ये है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ सब्जेक्ट और वर्ब होगी, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी, खाली फ्रेज होगा। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल, मेज वाली किताब, ठीक है। द मैन विद द हैट, हैट वाला आदमी, द मैन विद द हैट। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल आपका हो गया फ्रेज, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं, तो वो आपका क्लॉज नहीं हुआ। आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये भी हैं, मेन जो रूप से होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात इसमें करने जा रहे हैं, या कि बेसिक सेंटेंसेस हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आपको आने ही चाहिए। बहुत लोग इनको हल्के में लेते हैं, छोटा समझते हैं, तो उनको दिक्कत बहुत होती है। हमने भी जब तैयारी की थी अपने कंपटीशन की, हम तह तक गए थे सभी पार्ट ऑफ स्पीच की, छोटी छोटी चीजों को पढ़ा था। छोटी छोटी चीजें बहुत टेंशन देती हैं आने वाले एग्जाम में। चलिए हम समझाते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक बात हमारी अच्छी तरीके से आप लोग प्लीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, पहले तो आप उस टॉपिक के मीनिंग को समझें कि उसका मतलब क्या है, उस वर्ड का क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस टॉपिक है पता, टाइप प्रकार के जो सेंटेंस के हम पढ़ रहे हैं आप लोग। फिर असर्टिव, असर्टिव वर्ड जो बना है वो असर्ट से बना है। अब आपको मतलब पता होना चाहिए असर्ट क्या होता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले वीडियो बना के लगातार डाले हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो, अगर आपको ग्रामर नहीं आती, अगर आपको वोकैबुलरी अच्छी नहीं आती, शब्दकोश आपका अच्छा नहीं है, उन वीडियोस को देखिए, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। और हम उन शब्दों को भी बताए हैं जो वेरी की जगह पर यूज करते हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं, आप लोग प्लीज देखिए। ऐसे ही कोऑपरेट करिए, ऐसे ही हमारी हेल्प करिए और सपोर्ट करते रहिए चैनल को जैसे अब तक किया है। देखिए असर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को फोर्सफुली कहना,
ठीक है, दावे के साथ कहना कह सकते हैं, या कह सकते हैं इम्फेसिस दे करके कहना। जैसे मान लो हमने अगर ये कह दिया कि आज सोमवार है, तो ये हम असर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ही असर्टेड दैट इट वाज मंडे, उसने कहा था, असर्ट किया था कि मंडे था। ठीक है, तो जब किसी चीज को हम यस में कहते हैं, हाँ में, तो उसको कहते हैं अफर्म करना। अफर्म का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। जब आंसर यस में आता है तो भी वो असर्टिव सेंटेंस ही होगा। आंसर अगर नो में आता है तो भी वो आंसर आपका असर्टिव सेंटेंस ही होगा। तो असर्टिव को हम समझ सकते हैं माय डियर लर्नर्स, ये आपका है आंसर। तो आंसर वाले जितने भी सेंटेंस होंगे प्लीज आप याद रखिएगा, सब असर्टिव सेंटेंस ही होंगे, याद रखिएगा। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस वो होगा, जैसे अभी मैं टर्म की बात की थी, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले हो, बाद में हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और आगे कुछ भी हो। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है असर्टिव सेंटेंस का। तो ये होते हैं दो प्रकार के। जब यस का भाव आएगा तो उसमें नो या नॉट नहीं आएगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। ऐसे अगर नेगेटिव बनाना हो उसी स्ट्रक्चर को तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब आ जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये आपका नेगेटिव का हो गया। इसी में से अगर नॉट को हटा देंगे तो वो आपका बन जाएगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में नॉट हटा देंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बता चुके, मेन वर्ब भी आपको बता चुके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आपको पता है। अब ऐसा ही इंट्रोगेटिव इसका उल्टा होता है। मतलब ये हुआ कि आंसर होगा असर्टिव सेंटेंस, उत्तरात्मक वाक्य, और जो प्रश्न होगा जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन, QUESTION, जो क्वेश्चन होगा वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। हिंदी में बोलचाल में कहते हैं प्रश्न, ठीक है, इंग्लिश में बोलचाल में कहते हैं क्वेश्चन। जब ग्रामर की बात आती है तो उसी को हम कह देते हैं इंटरोगेटिव। तो हमें आ गया होगा, इंटरोगेट का मतलब ही होता है प्रश्न पूछना, असर्ट का मतलब ही होता है आंसर देना। ठीक है, ये एडवांस वर्ड है, ग्रामर में रखे गए तो डर लगने लगता है, डरने की कोई बात नहीं है। बस आंसर को ही असर्टिव कहते हैं सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को ही हम क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन जो होता है दो तरीके से पूछा जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर है यस या नो टाइप में आप दे दोगे, जैसे कि क्या आप कल स्कूल गए थे, हाँ, नहीं, क्या से स्टार्ट हुआ। जब ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले हो, सब्जेक्ट बाद में हो, तो चिन्ह ये लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क ये लगेगा चिन्ह। इससे पता चलता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ऐसा नहीं है, पता चलता है जब सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माय लर्नर्स, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बन जाएगा। इसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के बाद में रखें। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है। अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में हुआ, सब्जेक्ट में डूअर कार्य करने वाला, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस तरीके से, तो सब्जेक्ट के बाद में है तो आंसर होगा, आंसर मतलब असर्टिव सेंटेंस होगा। सब्जेक्ट के पहले उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को कर दें तो सेंटेंस प्रश्न बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यस और नो में टाइप आंसर आएगा। अब बात आती है दूसरा टाइप कौन सा होता है इंट्रोगेटिव का, आंसर अकॉर्डिंग टू द QW क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। जब इसी में हम QW पहले ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो सेंटेंस वैसे ही रहेगा। मतलब अब आपको आंसर इस क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से देना है। जैसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन, हम अपने कई वीडियो में आपसे कह चुके हैं माय लर्नर्स, इसको जरा समझ लेते हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। हम पढ़ाते हैं इस तरीके से कि आपको बेस्ट बनना ही है। एक एग्जाम्पल जैसे लिखा है, मान लो शी इज रीडिंग, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वह पढ़ रही है। इस सेंटेंस को नेगेटिव, यह सेंटेंस हमारा है जो हमने एरो ऐसे बनाया, सेंटेंस है एक एग्जाम्पल के रूप में। नेगेटिव बनाना है तो आपको शी लगाना है, इज लगाना है, नॉट लगाना है, और हो जाएगा रीडिंग, बेसिक स्ट्रक्चर में। तो नॉट लगाकर आपने बना दिया नेगेटिव। ये दोनों सेंटेंस आपके कैसे हैं माय डियर लर्नर्स, असर्टिव सेंटेंस, ओके, उत्तर है दोनों। कैसे जाना कि दोनों में सब्जेक्ट पहले है। यही अगर हेल्पिंग वर्ब जो है पहले कर दिया जाए, इज, ठीक है, और शी बाद में कर दिया जाए, ये सेंटेंस मेन है, इज पहले आया, शी बाद में आया, और READING रीडिंग कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसका आंसर आप या तो यस में दोगे या तो नो में दोगे। जैसे इज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है, यस, नो। यस अगर कहोगे तो शी इज रीडिंग कहोगे, नो कहोगे तो शी इज नॉट रीडिंग कर दोगे। बहुत वेरी सिंपल है। अब इसी में अगर हम कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दें, जैसे मान लो वेयर लगा दिए, WHERE,
वेयर लगा दिया, स्ट्रक्चर ये रहेगा, वेयर इज शी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों आपके असर्टिव हो गए और ये दोनों आपके हो गए इंटरोगेटिव में, ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। दोनों में क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा हुआ है कि दोनों में जो सब्जेक्ट है ये शी, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, इसीलिए दोनों इंट्रोगेटिव हो गए। इसका आंसर यस या नो में आएगा। इसका आंसर आपका क्वेश्चन वर्ड के अनुसार दोगे। वेयर इज शी रीडिंग, वह कहाँ पढ़ रही है, अब आपको प्लेस बताना पड़ेगा, जगह बतानी पड़ेगी। ओके, अब बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है कमांड, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देश। जब निर्देश दिया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे गो एट वंस, गो एट वंस मतलब तुरंत जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है आपका। अगर ये कहा गया प्लीज हेल्प, कृपया मदद करिए, प्लीज हेल्प, तो आपके इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, निर्देश वाले वाक्य जो होते हैं, सब्जेक्ट इसमें पहले नहीं लिखा जाता कि निर्देश और कमांड जो होती है, कमांड सामने वालों को दी जाती है, सामने सेकंड पर्सन होता है, उसे बोला नहीं जाता है, सीधे फर्स्ट फॉर्म से उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लीज को कॉमा लाकर हेल्प लिख दिया तो फर्स्ट फॉर्म आपकी हो गई, तो सेंटेंस आपका कमांड हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये है, ये वाला मार्क लगा होगा, ठीक है, ये वाला चिन्ह आपको जरूर लगा मिल जाएगा, तो इससे पता चलता है सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। ऐसे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो यूजुअली व्हाट से होगी या हाउ से होगी, और ये वाला मार्क लगा होगा। ओके, तो ये आपने समझ लिया होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल भी दे दें, क्योंकि इंपरेटिव के तो हो ही गए हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल हम देखते हैं, ऊपर इरेज करते हैं हाथ से ही, आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। तो देखिए, व्हाट ए नाइस बुक इट इज। अब देखिए सर, अभी आपने बताया था इंट्रोगेटिव भी होता है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ, हाँ बताया था। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होता और चिन्ह मार्क ये लगा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लास्ट में रखा हुआ है, सेंटेंस में व्हाट आया है तो सेंटेंस में सरप्राइज आ गया। सरप्राइज मतलब होता है मेरे बच्चों आश्चर्य, ठीक है, इससे आश्चर्य का पता चलता है। व्हाट ए नाइस बुक इट इज, कितनी अच्छी किताब है ये। या तो हाउ से स्टार्ट होगा, जैसे हमने कह दिया हाउ ब्रेव आजाद वाज, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया। सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी लास्ट में आया, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी लास्ट में आया है, तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस आपके कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सरप्राइज बताते हैं। एक्सक्लेम का मतलब ही होता है आश्चर्य करना, मीनिंग जरूर समझिएगा। तो ये आपके हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्य वाले। अब ऑप्टेटिव की बात कर लें। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश होती है, इच्छा या कामना, इसमें भी ये वाला चिन्ह आपको मिलेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं या तो वुड दैट लिखा होगा स्टार्टिंग में, या लिखा होगा ओ दैट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में काश। अब काश का मतलब होता है, काश ऐसा होता, मतलब वो चीज हुई नहीं होगी। एग्जाम्पल समझते हैं, वुड दैट, वुड दैट मतलब काश आई वर अ किंग, और ये वाला मार्क लगा देंगे, वुड दैट आई वर अ किंग। अब वुड हेल्पिंग वर्ब जरूर है, लेकिन वुड दैट एक स्ट्रक्चर है, फिक्स स्ट्रक्चर है, इसका मतलब हो जाएगा काश, वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्ट का मतलब होता है इच्छा जताना, इच्छा दिखाना। वुड दैट को हम ओ दैट भी लिख सकते हैं, ओ दैट शी वर हियर। अब याद रखिएगा, शी हो कोई भी सब्जेक्ट हो, वर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान आइडेंटिटी यही है कि वुड दैट या ओ दैट आएगा और जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वर का यूज कर देंगे। ओ दैट काश शी वर हियर, वो यहाँ होती है नहीं, इच्छा है, ठीक है। तो वुड दैट और ओ दैट मतलब काश होता है, चाहे वुड दैट लिखिए चाहे आप ओ दैट लिखिए, सब कुछ इसी में है। तो बेसिक जो आप सेंटेंस अक्सर टाइप सुना करते हो, 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। कुछ फॉरेन वीडियोस भी बनाए हैं फॉरेनर्स ने, उन्होंने 4 टाइप ही बताए हैं, जो कि गलत है। इंग्लिश में 5 टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में उन सेंटेंस की जिन्हें कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या करना होगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपस में इंटरचेंज करना होगा। चलिए समझते हैं वो होते क्या है। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जो सेंटेंस आपके सामने 3 लिखे हैं,
इनको आपस में बदलना। कोई सेंटेंस दिया होगा, आपसे कहा जा सकता है कि 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे, इनको जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाओ, इन दोनों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाओ, या उन दोनों वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। भी हमने आपको कुछ टर्म्स स्टार्टिंग में वीडियो के बताए थे, उनको जरा ध्यान रखिएगा, हम आपको याद दिलाते हैं। चलिए, सिंपल सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है? साधारण वाक्य आप हिंदी में कहते होंगे, वो अलग की चीज है। सिंपल सेंटेंस, इसमें केवल ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ऐसे याद रखिए, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वो ये तीनों सेंटेंस जो आप देख रहे हो, ये इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, असर्टिव भी हो सकते हैं, इंपरेटिव भी हो सकते हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर थे, वो तो आपको आने ही चाहिए। अब उसके आगे की बात ये है, अच्छे समझिएगा। आप चाहें टीजीटी, पीजीटी, एलवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, किसी की भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में ये काम आता है। आप चाहे 10th क्लास में हो, किसी स्टैंडर्ड में, किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, अगर आपके सिलेबस में चीजें हैं, चाहे आप कंपटीशन में हो, चाहे आप एकेडमिक क्लासेस पढ़ रहे हो, सब आपके काम जरूर आएगा, हमारा आपसे प्रॉमिस है। ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब क्या बताया था? ऐसी मेन वर्ब जिसके साथ सब्जेक्ट होगा, उससे टेंस का नाम पता चलेगा, लेकिन संख्या एक ही होगी। दूसरी बात यह होती है, ऐसे वाक्यों में नो कंजंक्शन, ठीक है। नो कंजंक्शन का मतलब कोई भी संयोजक, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दिया होगा जो दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, ऐसा याद रखिएगा, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। पहले ये बेसिक चीज समझ लीजिए, फिर अभी हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देंगे अच्छे अच्छे, फिर हम आपको समझाएंगे सिंपल सेंटेंस क्यों है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज तो आपकी होगी मेन क्लॉज, CLAUSE, ठीक है। इसमें भी कंपाउंड सेंटेंस है, तो इसमें भी आपकी एक मेन क्लॉज जरूर होगी, ओके। दोनों में एक मेन क्लॉज, तो एक मेन क्लॉज इसमें भी होगी, एक मेन क्लॉज इसमें भी होगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक मेन क्लॉज तो होगी और उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर होगी, ओके। सबऑर्डिनेट क्लॉज, CLAUSE। अब इसका मतलब ये हुआ, इसमें तो कंजंक्शन यूज नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब एक ही होगी। क्लॉज जो होता है, उसमें हम बता चुके थे भी कि एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी, सब्जेक्ट भी होगा उसके साथ, और वो पूरे वाक्य का एक हिस्सा होगा, अभी याद होगा हमें बताया था। तो इसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगी, इसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब जरूर होगा। एक कंजंक्शन आएगा यहाँ पर, जो इस पूरे वाक्य को जो है उसका ये वाला हिस्सा इस पर डिपेंड हो जाएगा। डिपेंड मतलब होता है निर्भर, ठीक है, निर्भर हो जाएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है आश्रित होना किसी पर, ठीक है। और क्लॉज को हिंदी में कह सकते हैं उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य कह लीजिए, चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लीजिए। तो जो वाक्य किसी मेन वाक्य पर निर्भर हो, सबऑर्डिनेट कहलाएगा। ऐसा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अभी हम और अच्छे समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लॉज तो होगा ही होगा, और साथ में दूसरी एक होगी कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट, CLAUSE। तो दोनों में डिफरेंस क्या पाया मेरे प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज होगी, कंपाउंड में भी मेन क्लॉज होगी। इसमें क्लॉज का चक्कर नहीं होता, केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी, कंजंक्शन कोई नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंजंक्शन जरूर होंगे। कंजंक्शन ही दो वाक्यों को जोड़ते हैं, या कह लीजिए दो क्लॉज को जोड़ेंगे, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो आपकी हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ओके। तो इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो दोनों डिफरेंस कैसे पहचानेंगे कि सबऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसके लिए हम चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एग्जांपल रहा ये सिंथेसिस के रूप में, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को आपस में चेंज करना ही सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है सिंपल सा वर्ड है, वो जो हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करते हैं, वो सब हम आपको बहुत पहले वीडियो दे चुके हैं, इस डिस्क्रिप्शन में पड़े भी हुए हैं लिंक, उनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको समझते हैं। आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस रखे हुए हैं। शी सॉ अ लायन, उसने एक लॉयन देखा, एक सेंटेंस तो ये हो गया। ये एक सिंपल सेंटेंस है। कैसे जानेंगे, क्या बताया था सिंपल सेंटेंस में, आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, वो है सॉ, मतलब देखा था। उसके साथ एक सब्जेक्ट भी होगा, तो ये सब्जेक्ट रखा हुआ है। ये भी अभी हमने बताया, बिल्कुल कंजंक्शन नहीं होगा, कोई कंजंक्शन नहीं दिया, तो ये सिंपल सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस और है, शी रैन अवे, वह भाग गई। इसमें भी देखिए फाइनाइट वर्ब एक ही है, उसके साथ सब्जेक्ट है,
तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो शी सॉ सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, शी रैन सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट हुआ, ये भी पास्ट इंडिफिनिट हुआ। टेंस फॉर्म में अभी भी वीडियो बनाया है, टेंस चार्ट को लेकर 10 मिनट का है, देख लीजिए, सब कुछ आपके दिमाग में भर जाएगा, एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। जब आप एक वाक्य बनाओगे तो याद रखिएगा उसमें किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो वो सिंपल सेंटेंस अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आप किसी एक फाइनाइट वर्ब को चाहे इसको नॉन फाइनाइट में चेंज करोगे। नॉन फाइनाइट का मतलब उस वर्ब से टेंस का नाम पता ही नहीं चलेगा, उसके साथ सब्जेक्ट भी नहीं होगा। चलिए देखिए सिंपल सेंटेंस, शी सॉ अ लायन शी रैन अवे। अगर इसको हम ऐसे लिखें, सी अ लायन, शेर को देखकर। अब इससे नहीं पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है। सीइंग का मतलब ये नहीं पता है कि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। क्यों? क्योंकि सीइंग के साथ में कोई सब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, इसके साथ इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी कुछ भी नहीं, तो टेंस का नाम पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो आपकी वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट हो गई। ओके, अभी तक फाइनाइट वर्ब नहीं आई, कंजंक्शन भी नहीं है। सीइंग अ लायन, एक लायन को देख करके, शी रैन अवे, शी रैन अवे। अब यहां पर समझिए, शी सब्जेक्ट आ गया, वह रैन अवे भाग गई, तो ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जिसके साथ सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है एक, और ये आपकी क्या है, ये आपकी हो गई मेरे प्यारे बच्चों फाइनाइट वर्ब। तो पूरे वाक्य में फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। फाइनाइट वर्ब में फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए, तो वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें कोई कन्वेंशन भी नहीं है। तो इस फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाया गया। अगर आप चाहते हो कि एक और डिटेल्ड वीडियो लाई जाए कि सिंपल सेंटेंस कितने तरीकों से बनता है, ऐसे 8 तरीके हैं जिनसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ये तो हम आपको बेसिक जानकारी के लिए दे रहे हैं, अगर आप इतना भी सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत है। लेकिन और भी अच्छा, बहुत ज्यादा एडवांस सीखना चाहते हो तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिए हमको, हम आपके लिए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर अलग अलग डिटेल वीडियो आपको दे देंगे विद एग्जांपल्स, कि आप कहीं पर फंस ही नहीं सकते। इसमें हो सकता है थोड़ा कहीं दिक्कत लगे, लेकिन अगर आप नए हो, कभी आपने पढ़ाई नहीं की इस तरीके से, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर की है तो आपके लिए यही वीडियो काफी, आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे इसी वीडियो के मैसेज में। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही, शी सॉ अ लायन, LION, कॉमा, अब यहां लिख देंगे शी रैन अवे। अब यहां पर समझिए कॉमा क्यों आया? कॉमा इसलिए आया क्योंकि इसमें लिखा है एज सून एज, ये आपका माय डियर लर्नर्स हो जाएगा कंजंक्शन। ये कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उन कंजंक्शंस को जान जाएं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही केवल यूज होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन कंजंक्शंस को जान जाएं जो कंपाउंड सेंटेंस में ही यूज होते हैं, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे वीडियो के ही मैसेज में। हम आपके लिए बहुत अच्छे कंजंक्शन देंगे, आप उन्हीं कंजंक्शन को तैयार कर लीजिए, उन्हीं से सब सिंथेसिस आपके जरूर आ जाएगी, कहीं पर नहीं फंसोगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, बेस्ट सर का प्रॉमिस है। आपको भी बेस्ट बनना है। आपने इतना कोऑपरेट किया, इतना सपोर्ट किया, आपको वेरी वेरी मच थैंक यू। उल्टा बोले हो, थैंक यू वेरी मच, वेरी थैंक यू मच, कुछ भी कर लीजिए, आपको समझना है केवल। ये होती है इंग्लिश स्पीकिंग, याद रखिएगा। तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, सपोर्टिंग मी एज वेल एज। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एज सून एज, जैसे ही, शी सॉ अ लायन शी रैन अवे, कंजंक्शन पहले आ चुका तो कॉमा आ गया। अब देखिए इसमें शी के साथ साथ फाइनाइट वर्ब एक हो गई, शी के साथ रैन, ये भी फाइनाइट वर्ब, तो इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो दो हो गई, सॉ हो गई, रैन हो गई। तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता कि फाइनाइट वर्ब एक होगी तो सिंपल सेंटेंस होगा, और एक से ज्यादा है तो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। अब इसमें क्या है, ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज की पहचान, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेन है, राजा है, वो हेड है। देखिए शी रैन अवे यहाँ लिखा हुआ है, शी रैन अवे यहाँ भी है, शी रैन अवे यहाँ भी दिया हुआ है। अब इसमें भी शी रैन अवे ही आएगा। कंपाउंड सेंटेंस में देखिए क्या होगा, अगर हम ये कहें शी सॉ अ लायन एंड रैन अवे, इसका मतलब क्या हुआ, शी सॉ अ लायन, उसने एक शेर देखा और भाग गई, उसने एक शेर देखा और वह भाग गई। तो रैन के पहले वाला जो शी है यहाँ पर, उसको हमने पहले ही लिख दिया कॉमन लेकर के, ठीक है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो वहां भी हो यहाँ भी हो। समझिए मैथ के फार्मूले से, AB प्लस AC अगर लिखते हैं, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है,
तो इसको हम ए कॉमन ले करके बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जो ए है आपका ये सी हो गया, ठीक है, बी आपकी एक ये वर्ब हो गई और सी आपकी एक ये वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से हमने सी को कॉमन ले लिया तो सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में ये पहचान होती, ऐसे हम इसको समझते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है, कंजंक्शन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका जरूर होगा कोऑर्डिनेट नहीं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी मेन क्लॉज के साथ, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, मेन क्लॉज तो होगी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इसके साथ। अगर आप और अच्छा और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर हमको कर दीजिए, हम आपके लिए और भी बेहतर और भी अच्छा लाएंगे। इतना समझ लीजिए कि इस वीडियो में अभी के लिए तो हम आपको इतना ही दे रहे हैं। शेयर हम जल्दी आपके लिए अगला वीडियो बना रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।